गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर एसी चैप्टर को। ठीक है, जो कि आपका चैप्टर 7 था। ठीक है, हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर एसी करंट जो है, अल्टरनेटिव करंट जो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करती रहती है, अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में आपको इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में हर इंस्टेंट पे वोल्टेज भी, जो भी आप अप्लाइड वोल्टेज छोड़ रहे हो, वो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ती घटती रहती है। और इवन एक ऐसा इंस्टेंट भी आता है, एक ड्यूरेशन ऐसा भी होता है जहाँ पे वोल्टेज की पोलैरिटी बदल जाती है। तो फिर हम लोगों का इंटरेस्ट कहाँ पे आ गया कि हम लोगों का इंटरेस्ट आ गया कि हम लोगों को ये देखना था कि अगर ये एसी करंट किसी रेजिस्टेंस सर्किट में हो, सिर्फ ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो, तो उस सिनारियो पे क्या किसी तरह का कोई चेंज आएगा क्या। तो हम लोगों ने देखा कि नहीं, किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। हम लोगों ने देखी कि वहाँ पे अगर आप वोल्टेज साइनसॉइडल छोड़ रहे हो, यानी कि अगर वोल्टेज आपका साइन ओमेगा टी के टर्म में है वी नॉट, तो करंट जो सर्किट में फ्लो करेगी वो भी वेरिंग नेचर की होगी और वो भी होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। और आई नॉट की वैल्यू हमारी वी नॉट बाई आर के बराबर थी। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, तो ये चीजें हम लोगों ने ऑब्जर्व करी। अब हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। अब देखेंगे कि अगर किसी सर्किट में एक एसी करंट लगा हो और किसी सर्किट में अगर हम लोग इंडक्टर लगा दें, ठीक है, इंडक्टर लगा दे, हैज इंडक्टेंस एल, तो उस सिनारियो पे इसके कारण क्या इफेक्ट आएगी। सारा मैथमेटिक्स सेम रहेगा या फिर मैथमेटिक्स में किसी तरह का चेंज आएगी। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ए इंडक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या जानते हैं हम लोग इंडक्टर के अक्रॉस, तो हम लोग जानते हैं इंडक्टर के अक्रॉस हम लोग एक चीज जानते हैं, वो क्या है कि V इक्वल टू होती है माइनस एल डी आई बाई डी टी। सेल्फ इंडक्टेंस वाला टॉपिक आकर के देख लेना। ठीक है, डी आई बाई डी टी होती है। ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने वी नॉट साइन ओमेगा टी साइनोसॉइडल करंट इंडक्टर एल के अक्रॉस पास करने के लिए तो छोड़ दिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों का इंडक्टेंस के केस में आता है वी इजकल टू एल डी आई बाई डी टी, इससे हम लोग करंट आई फाइंड करने का कोशिश करते हैं। वी हम लोगों को पता है, वी हमारा कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी जब हो उस इंस्टेंट पे। ठीक है, हम लोग फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं करंट। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी आई बाई डी टी करेंगे तो ये एल को उठा करके हम लोग कहाँ भेज दे रहे हैं, यहाँ पे भेज दिए। तो डी आई बाई डी टी इजकल टू वी बाई एल। ठीक है, अब हम लोग एक और काम क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि ये डी टी जो टर्म है उसको भी यहाँ से हटा करके यहाँ पे भेज देते हैं। भेज दिए, तो डी आई इजकल टू वी बाई एल डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड पे, इंटीग्रेशन दोनों साइड पे, और v की जो वैल्यू है वी नॉट साइन ओमेगा टी वो पुट कर देते हैं। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों की वैल्यू पहुंच जाएगी यहाँ पे, डी आई इजकल टू वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे और v का वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी हम लोगों ने पुट कर दिया। तो क्या देख रहे हो कि डी आई का इंटीग्रेशन करोगे तो सीधा सीधा आई आ जाएगा, और वी नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज, तो वो कांस्टेंट है। एल जो हमारा इंडक्टेंस है वो भी कांस्टेंट है। तो साइन ओमेगा टी जो टर्म है उसी वो साइन का टर्म जो है वही सिर्फ टाइम डिपेंडेंट है, तो इंटीग्रेशन भी टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो सिर्फ यही इसके अंदर आएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगी कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, और एक नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिल गई माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। अब माइनस कॉस ओमेगा टी को अगर हम चाहते हैं ये ओमेगा टर्म को उठा करके एल के साथ ले आए, वी नॉट बाई ओमेगा एल। अगर हम कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी को हम साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो माइनस कॉस ओमेगा टी को अगर लेना चाहते हैं तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्योंकि याद करो, साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा। तो अगर हम लोग इसको रिवर्स कर दें, ठीक है, क्या कर दें, थीटा माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो माइनस कॉस ओमेगा टी इजकल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो जब हम लोगों ने कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी की टर्म में लेके आए तो हम लोग ये मिला। तो आई इजकल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल। ठीक है, अब थोड़ा सा कंपैरिजन करो, जो हम लोगों के पहले पास था करंट के लिए एक्सप्रेशन, वो था हमारा आई नॉट विच इज एक्चुअली वी नॉट बाई आर
साइन ओमेगा टी बाई साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारा टर्म था। ठीक है, तो यहाँ पे जो वी नॉट के नीचे जो डिवाइड हो रहा था वो डेफिनेटली किसी तरह का रेजिस्टेंस था। यहाँ पे तो साफ साफ पता चल रहा था कि रेजिस्टेंस है, क्योंकि वी बाई आर, ओम्स लॉ में भी याद करो, वी बाई आर ही करंट को दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओमेगा एल जो टर्म आ रहा है वो भी किसी तरह का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और वो रेजिस्टेंस किस तरह का रेजिस्टेंस है, तो देखो आप किस तरह का करंट फ्लो करने के लिए छोड़ रहे हो, आप जो इंडक्टर में है किस तरह का करंट फ्लो करने के लिए छोड़ रहे हो, तो अल्टरनेटिंग करंट छोड़ रहे हो, और वो कैसा रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो याद करो सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोगों ने डिफाइन किया था, वो क्या कहा था कि सेल्फ इंडक्शन इज द प्रोसेस, ठीक है, थ्रू विच एनी अमाउंट ऑफ करंट चेंज इन द सर्किट गेट अपोज्ड। ठीक है, किसी भी तरह का अगर सर्किट में करंट चेंज करता है उसको वो अपोज करता है, अपोज यानी रजिस्ट करता है। तो उसमें जो एल था इंडक्टेंस, वो उस अमाउंट को बताने का काम करती थी। ठीक है, अब इसी तरह का अगर एसी करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस विच ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू टू स्टॉप दी वेरिंग टाइम वेरिंग करंट इज बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो ओमेगा एल टर्म है हमारा, वो हमारा किसी तरह का रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ठीक है, वेयर आई नॉट इजकल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल। सो ओमेगा एल किसी तरह का एनालॉगस है रेजिस्टेंस का, एंड जो ओमेगा एल है, ठीक है, वो किसी तरह का रेजिस्टेंस का एनालॉगस है, पर रेजिस्टेंस तो नहीं है। पर वो किस तरह का रेजिस्टेंस हो सकता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो जो ओमेगा एल है उसको रेजिस्टेंस सीधा सीधा नहीं बोल सकते हैं, तो उसकी जगह पे हम लोग इसको कह रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिएक्टेंस। ठीक है, एक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। पर देखो इसका ओमेगा, ओमेगा क्या, हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी स्पीड से हमारा अल्टरनेटिंग करंट रोटेट कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू हाई होगी तो इंडक्टिव एल की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कि इंडक्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है ओमेगा एल। तो ये जो रिएक्टेंस है, डिनोट करते हैं हम लोग इसको एक्सएल से, तो ये जो एक्सएल है उसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि सर्किट में ओमेगा की वैल्यू कितनी है। अगर वो एसी सर्किट में है तो ओमेगा एक्सएल की वैल्यू जीरो होगी, सॉरी नन जीरो होगी। ठीक है, पर अगर वो अल्टरनेटिंग करंट जगह पे डीसी करंट पे है, तो डीसी करंट में तो जो हमारा वोल्टेज या करंट होता है वो तो वेरी नहीं कर रहा होता है। तो उस सिनारियो पे क्या हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू जीरो, और आपको मिलेगा एक्सएल इजकल टू जीरो। पर जो रेजिस्टेंस होता है वो एसी करंट हो या डीसी करंट हो या कोई भी करंट हो, उसकी वैल्यू आर फिक्स्ड है। पर यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि करंट किस नेचर का है उस बात पे डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, इसीलिए वो रेजिस्टेंस है, कंप्लीटली रेजिस्टेंस नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं एक्सएल से, और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल के बराबर होती है, एंड विच इज बेसिकली रेजिस्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर। यानी आप किसी रेजिस्टेंस रिएक्ट सॉरी किसी इंडक्टर को अगर किसी एसी करंट में लगाते हो, और तो उस एसी करंट को फ्लो करने के लिए इंडक्टर में एक रेजिस्टिविटी ऑफर होती है, एक रिएक्टेंस ऑफर होती है। ठीक है, वो जो रिएक्टेंस ऑफर्ड होती है, जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होती है, उसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ध्यान रखना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अच्छा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट भी ओम ही होगा। ठीक है, इसका भी यूनिट ओम ही होगा। क्यों ओम होगा, अब देखो तो ओम होता है कि नहीं होता है। आई इजकल टू वी नॉट, ओमेगा एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सएल। तो एक्सएल को हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट बाई आई, इसी का नाम ऐसा यूनिट ओम होता है, तो ओम ही होगा। ठीक है, ओके। अब जो हम लोगों के पास वैल्यूज आए हैं उसके ऑब्जर्वेशंस को एक बार देखते हैं। क्या आया हम लोगों के पास, वी हम लोगों ने कैसा अप्लाई किया था, वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट हमारा कितना आया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यानी जब वोल्टेज साइन ओमेगा टी पे होगा उस समय करंट कितना पे होगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मान लो कि ओमेगा टी का वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो वी की वैल्यू, ये वैल्यू जीरो है, तो करंट की वैल्यू हमारी कितनी पे हो जाएगी, ठीक है, पाई बाई टू पे। यानी कि ये हमेशा इससे पाई बाई टू पीछे चलेगा, ये माइनस का साइन है ना, यानी कि वोल्टेज से हमेशा करंट कितने एंगल से पीछे चलेगा, कितना फेज गैप होगा, तो पाई बाई टू डिग्री फेज गैप होगा। यानी जब अगर इसका आप डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, वोल्टेज वाला, तो ये जब, ठीक है, ये जब मैक्सिमा अटेंड करेगा, ठीक है, वी नॉट साइन ओमेगा टी,
ठीक है, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी, उसी इंस्टेंट पे पाई बाई 2 पीछे चल रही है ना, उस इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू 0 होगी। देखो यहाँ पे जब वोल्टेज हमारा मैक्सिमम हो रहा है, देखो करंट की वैल्यू मिनिमम है। जब ये मिनिमम हो रहा है तब ये मैक्सिमम हो रहा है, जब ये मिनिमम है तो फिर से मैक्सिमम है, ये मिनिमम ये मैक्सिमम। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है कि दोनों एक साथ मैक्सिमम या दोनों एक साथ मिनिमम नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के बीच में एक फेज गैप है, एक एंगल गैप है। ठीक है, और वो कितना एंगल गैप है, पाई बाई 2। और इसमें पीछे कौन छूट रहा है, वोल्टेज या करंट? तो हमारा करंट पाई बाई 2 डिग्री से पीछे रह जा रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं फेज गैप, एंगल का गैप होना। ठीक है, तो वोल्टेज करंट से, ठीक है, पाई बाई 2 एंगल से हमेशा लीड करती रहती है। कब? जब किसी सर्किट में सिर्फ इंडक्टर कनेक्टेड हो तब। ठीक है, ओके। और अगर हम लोग इसका एक और आता है फेजर डायग्राम, अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या होगा कि दोनों के बीच फेजर डायग्राम क्या दिखाने का काम करती है कि एक्चुअली फेज गैप कितना है। ठीक है, तो फेज गैप कैसे दिखाओगे? तो ये जस्ट कोऑर्डिनेट लेते हैं, आपने रैंडम वोल्टेज को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, वोल्टेज को खींच डालो, खींचो। ठीक है, आप कैसे भी खींच दो, मैंने ऐसे खींचा, यहाँ खींचते तो थोड़ा दिक्कत होता। ठीक है, मैंने ऐसे डायरेक्टली खींच दिया। अब आपको क्या पता है कि करंट वोल्टेज से कितना पीछे चलेगा, पाई बाई 2 डिग्री पीछे चलेगा। ठीक है, तो पाई बाई 2 डिग्री मेजर करो और उधर करंट का डायरेक्शन ड्रॉ कर दो। यही होता है हमारा फेजर डायग्राम। अगर अगर हम लोग फेजर डायग्राम रेजिस्टेंस के टाइम ड्रॉ करें, तो वोल्टेज मैंने ऐसे खींच दी, तो देखो याद करो दोनों के बीच में किसी तरह का कोई फेज गैप था नहीं, था ना? तो अगर आपने करंट का वोल्टेज को इधर ड्रॉ किया, तब क्या देखोगे कि करंट का भी डायरेक्शन यही है, सेम चीज। ठीक है, बस इसकी एम्पलीट्यूड स्लाइटली कम होगी, पर डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होगा, यानी दोनों एक ही इंस्टेंट पे मैक्सिमम होंगे, एक ही इंस्टेंट पे मिनिमम होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एक ऑब्जर्वेशंस जब इंडक्टर सर्किट में लगा हो और आप एसी करंट डालो। तो एसी करंट जब अगर इंडक्टर के अक्रॉस डालोगे तो एक रेजिस्टेंस वो ऑफर करने का काम करती है, वो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे छूट जाता है, कितना फेज में पीछे छूट जाता है, तो पाई बाई 2 डिग्री से पीछे छूट जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अगर हम लोग कैपेसिटर को लगाते हैं तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसके कारण भी किसी तरह का रिएक्टेंस आता है। ठीक है, क्या वहां पे भी करंट वोल्टेज सेम फेज पे चलेंगे या फिर फेज बदलेगा। ठीक है, तो आगे इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।